आप सभी लोगों का डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। एक बार हम फिर से जो है परमाणु संरचना के कुछ बचे पोर्शन को दोबारा देखने वाले हैं। इसकी पिछली क्लास में हमने आपको बताया था रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में। हमने बताया कि इसके 5 पॉइंट हैं। इस 5 पॉइंट पर ही पूरा का पूरा मॉडल जो है वो डिपेंड करता है। हमने बताया कि इस मॉडल की जो कमियां रह गई थी उस कमियों को दूर करने के लिए जो अगला मॉडल आएगा उस मॉडल को हम कहते हैं बोर का परमाणु मॉडल। तो बोर का परमाणु मॉडल जो है 2 कमियों को दूर करने के लिए आ रहा है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि 2 कमियां क्या क्या हैं। पहली कमी ये थी कि जो इलेक्ट्रॉन है, पहले हम देख ले रहे थोड़ा सा पीछे से तब हमको यहाँ ज़्यादा समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन जो है ये लगातार ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है और इस चक्कर लगाने के कारण क्या होगा, इसकी एनर्जी भी लगातार खत्म हो रही होगी। तो क्या एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है ये इस न्यूक्लियस में चला जाए? ऐसा होना भी चाहिए। किसी भी गतिमान वस्तु की अगर एनर्जी कम हो रही है तो जाहिर सी बात है वो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे न्यूक्लियस के करीब आएगा और ऐसी पोजीशन आनी चाहिए कि एक समय इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक में चला जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इस बात को फिर से बताने के लिए कौन आ रहा है? इस बात को बताने के लिए कौन सा मॉडल है? बोर का परमाणु मॉडल, यानी बोर्स एटॉमिक मॉडल। कब ये आया है? 2 साल बाद, यानी 1913 में। ऐसा क्या क्या इसके मुख्य पॉइंट हैं, किन किन बातों को वो बताएगा, हम उसको यहाँ पे देखने जा रहे हैं। जो पहली बात है, पहली बात जो है रदरफोर्ड की बात को इसने कहा हाँ ठीक है। क्या बताया रदरफोर्ड की बात को? तो इसने कहा कि बिल्कुल सही बात है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है कक्षा में गतिशील हैं, मूविंग है ऐसा। और इनका जो पाथ है वो कैसा है? सर्कुलर है। सर्कुलर का मतलब कैसा है भाई? गोलाकार। ऐसा इनका जो रास्ता है, इनका जो पाथ है कैसा है? गोलाकार है। तो ये बात तो वही है, ये बात जो है रदरफोर्ड ने बताई थी कि इलेक्ट्रॉन जो है कक्षा में गतिशील हैं, मूव करते हैं और जो ये इनका रास्ता, इनका जो पाथ है वो कैसा है भाई? ऐसे सर्कुलर है। तो पहली बात ये सही है। दूसरी बात क्या कह रहा है? दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि देखिए भाई ये न्यूक्लियस है ऐसा, यहां देखिए ये न्यूक्लियस है। तो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ढेर सारे क्या हो सकते हैं? ऑर्बिट हो सकते हैं, ढेर सारे ऑर्बिट हो सकते हैं ऐसा। ऑर्बिट की संख्या ज्यादा हो सकती है, ऐसे ढेर सारी हो सकती है। तो दूसरा पॉइंट कह रहा है कि न्यूक्लियस यानी केंद्रक के चारों ओर क्या हो सकती है भाई? असंख्य क्या हो सकते हैं भाई? ऑर्बिट या कक्षा संभव है ऐसा। तो अब क्वेश्चन ये आ रहा है भाई, ठीक है केंद्रक है, केंद्रक के चारों ओर ढेर सारी कक्षाएं संभव है, तो इलेक्ट्रॉन कहां है? तो फिर अगला पॉइंट ये बता रहा है, अगला बोर ने फिर बताया कि देखिए भाई ढेर सारी कक्षाएं तो संभव हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में नहीं पाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा सारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, ना। होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है कुछ खास कक्षाओं में पाया जाएगा ऐसा। अभी खास बात यहां कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में नहीं पाए जाएंगे। संभव तो ढेर सारी कक्षाएं हैं, ढेर सारे ऑर्बिट हैं, लेकिन कहां पाया जाएगा? कुछ खास कक्षाओं में पाए जाएंगे। अब खास का मतलब क्या भाई? क्या खास बात होगी? तो इसने कहा ऐसा है, जो खास कक्षाएं होंगी उनका क्या है, तो उनके लिए इसने बताया कि जो कक्षाएं, उसने कहा कि जिन कक्षाओं का कोणीय संवेग का मतलब एंगुलर मोमेंटम
जिन कक्षाओं का कोणीय संवेग ये क्या हो भाई, या तो बराबर हो या ग्रेटर देन हो h/2 के, ऐसा। तो h/2 के इसमें मल्टीपल में हो, मल्टीपल इंटीग्रल में हो, मल्टीपल इंटीग्रल में हो, ऐसा, ये समझ चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि इसी के मल्टीपल में होना चाहिए, h/2 के मल्टीपल में होगा। तो ऐसा आपका कक्षा जिसका कोणीय संवेग h/2 के मल्टीपल में होगा, इलेक्ट्रॉन जो है इन्हीं कक्षाओं में पाए जाएंगे, इन्हीं कक्षाओं में पाए जाएंगे, ऐसा। ये खास बात है, यानी सारी कक्षाओं में नहीं पाए जाएंगे, उन्हीं कक्षाओं में पाए जाएंगे जहां पर इन कक्षाओं का कोणीय संवेग जो होगा h/2 के गुणन में होगा या इसके बराबर होगा। ये खास पॉइंट है इसका। अब इसने क्या कहा कि भाई देखिए, अगर कोई कक्षा है जिसका कोणीय संवेग h/2 या इसके मल्टीपल में है, तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे अस्थाई कक्षा। उनका नाम इसने क्या दिया, अस्थाई कक्षा, या क्या कहा, स्टेशनरी ऑर्बिट, ऐसा। ये दो खास बात यहां से आ रही है। देखिए, बोर ने दो खास बात क्या कहा, बोर ने ये कहा कि ठीक है भाई, चारों तरफ ढेर सारी कक्षाएं संभव हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में पाया जाएगा जिन कक्षाओं का कोणीय संवेग h/2 के बराबर होगा या उसके मल्टीपल में होगा। फिर क्या कहा कि भाई जिन कक्षाओं का कोणीय संवेग h/2 के बराबर है, उसने उसका नाम क्या दिया, अस्थाई कक्षा। अब क्या कहा, अगला पॉइंट देखिए क्या कहा इसने कहा अगले पॉइंट में, चौथे पॉइंट में इसने कहा अस्थाई कक्षाएं ऐसी कक्षाएं हैं, अस्थाई कक्षाएं ऐसी कक्षाएं हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का ना तो उत्सर्जन होता है और ना ही ये किसी प्रकार की एनर्जी का अवशोषण करती है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बता रहा है, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन अगर उन अस्थाई कक्षाओं में पाया जा रहा है तो वो ना तो किसी प्रकार की एनर्जी का उत्सर्जन करेगा और ना ही किसी प्रकार की एनर्जी का अवशोषण करेगा। यानी अगर इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में पाया जा रहा है और ये कक्षा स्टेशनरी है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी, और जब कमी नहीं आएगी तो इसका यह मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को भी नहीं छोड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो ये जो हम लोग देख रहे थे कि जो रदरफोर्ड व्याख्या नहीं कर पाया था, जो रदरफोर्ड नहीं बता पाया था, वो कौन बता रहा है, वो बता रहा है बोर। तो बोर ये बता रहा है कि वास्तव में जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है वो अस्थाई कक्षाएं होती हैं। अब इन अस्थाई कक्षाओं को फिर देखिए आगे बता रही है, उसी पॉइंट में आगे बता रहा है। देखिए कह रहा है कि उन अस्थाई कक्षाओं को हमने क्या कर रखा है, हमने ऐसे नंबर से प्रदर्शित किया। देखिए n बराबर 1, मतलब ये पहला अस्थाई कक्षा है जिसमें इलेक्ट्रॉन अगर घूमेगा तो उसकी एनर्जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना तो एनर्जी कहीं से लेगा और ना एनर्जी इसकी लॉस होगी। n = 2, ये दूसरी अस्थाई कक्षा है। इसका ये मतलब नहीं केवल यही कक्षाएं हैं, और भी पाथ हैं, लेकिन अगर इन पाथ पर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इसकी एनर्जी में क्या होगी, कमी आएगी, ऐसा। इसने इसी बात को कहा है कि यहां पर ढेर सारी कक्षाएं संभव है, लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल किस में पाया जाएगा, स्टेशनरी ऑर्बिट में ही पाया जाएगा।
ऐसा। और इसको हम दिखा किससे रहे हैं, हम उसको दिखाते हैं N1 N2 N3 N4 जितना भी जा सके ऐसा। या फिर हम लोग ऐसे भी कहते थे, हम इसको कहते थे भाई ये K है, ये L है, अगर तीसरा बनता है तो KL, हम इसको M कहते हैं, फिर N कहते हैं। तो इस तरीके से भी हम प्रदर्शित करते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई है कि क्या कारण है जिसके नाते इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है ये बराबर बनी रहती है। अगला पॉइंट ये क्या बता रहा है, अगला पॉइंट जो इसने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई है, जो दूसरी इसकी कमी थी, जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया हुआ था कि एक और कमी इसमें रह गई थी, और वो कमी क्या थी कि जो इसका स्पेक्ट्रम आता था, स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो है अगर रदरफोर्ड को देखा जाए तो कॉन्टिन्यूअस आएगा, लेकिन वास्तव में डिसकॉन्टिन्यूअस आता है। तो इस बात को इसके अगले पॉइंट में समझ सकते हैं। देखिए अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट समझिए। पांचवें पॉइंट में क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि देखिए भाई इलेक्ट्रॉन जो है ये नॉर्मली जिस कक्षा में पाया जाएगा वो इसका ग्राउंड स्टेट को बताएगा ऐसा। लेकिन हाँ, अगर इसको कहीं से एनर्जी मिल जाए, किसको, इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन जो है इस ग्राउंड स्टेट से निकलकर कहां पर पहुंच सकता है, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच सकता है ऐसा। यानी कहने का क्या मतलब, इसका मतलब क्या कह रहा है देखिए ये न्यूक्लियस है ऐसा, और कोई मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां पर है, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए n बराबर क्या है भाई 1 है, और अगर इसको एनर्जी मिल जा रही है ऐसा, तो ये क्या हो सकता है, ये जंप करके इलेक्ट्रॉन जो है ये दूसरी कक्षा n=2 में जा सकता है ऐसा। ये संभव है, लेकिन कब संभव है, जब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से कहीं एनर्जी मिलेगी। इसका उल्टा भी संभव है। क्या संभव है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां N2 में है और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है ऐसा, तो ये क्या हो सकता है, यहां से ट्रांसफर होकर के n बराबर 1 में भी आ सकता है इस तरीके से। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां या वहां से यहां आएगा तो आपको क्या दिखाई देगा, तो इसके द्वारा यहां देखिए ऐसा, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 ऐसा। तो अब देखिए अगर सपोज करिए कोई n1 से n2 जा रहा है, कोई n2 से n3 जा रहा है, या कोई इलेक्ट्रॉन जो है n3 से n4 जा रहा है, तो देखिए कॉन्टिन्यूअस नहीं आएगा, देखिए डिसकॉन्टिन्यूअस लाइन आएगी स्पेक्ट्रम में, और वास्तव में डिसकॉन्टिन्यूअस लाइन ही आती है। तो जो बात रदरफोर्ड नहीं बता पा रहे थे वो बात कौन बता रहा है, वो बात ये बोर बता रहा है कि ऐसा डिसकॉन्टिन्यूअस इसी कारण हो रहा है कि वास्तव में क्या हो रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रही है बाहर से, तो ये क्या कर रहा है, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट, दूसरे से तीसरे, और तीसरे से क्या हो सकता है, चौथे में जंप कर जाएगा ऐसा। और इसके नाते जो स्पेक्ट्रम आपका आएगा वो कॉन्टिन्यूअस ना होकर के ऐसा डिसकॉन्टिन्यूअस रहेगा। तो ये बात भी किसने बता दिया, इसने बता दिया। अब अगली बात देख लेते हैं भाई, अगला पॉइंट क्या हो सकता है। अगला पॉइंट अगर हमको देखना होगा इसमें, इसी में एक बात और इसने कहा कि प्लांक का एक रिलेशन है। प्लांक के अनुसार, इस रिलेशन को समझ जाइए क्या है। प्लांक के अनुसार क्या है, E = अगर ये एनर्जी है H × म्यू ऐसा। H क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक ऐसा। म्यू आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी, E एनर्जी है, ऊर्जा ऐसा। तो इसने कहा कि भाई अगर सपोज करिए कि कोई एक आपका इलेक्ट्रॉन है जो
E1 स्टेट से E2 स्टेट में जा रहा है एनर्जी को एब्जॉर्व करके। कोई अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन है जो E1 स्टेट से E2 में जा रहा है, E1 E2 कहने का मतलब क्या है? वही कहने का मतलब है कि अगर ये न्यूक्लियस है ऐसा और ये आपके ऑर्बिट्स हैं ऐसा, तो हम इसको N1 कह रहे हैं और इसको N2 कहते हैं। इस स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है इसी को हम E1 कह रहे हैं, और इस स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है इसको E2 कह रहे हैं ऐसा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है E1 स्टेट से E2 स्टेट में जा रहा है तो कह रहा है ऐसे के लिए आप उस इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो इसने इस रिलेशन को बताया। इसने कहा कि देखिए जो एनर्जी होगी अब इलेक्ट्रॉन की वो किसके बराबर होगी? तो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया है वो किसके बराबर होगी? तो वो हमेशा बराबर होगी E2 माइनस E1 के। ये एनर्जी एब्जॉर्ब किया है किसने? इलेक्ट्रॉन ने। तो इस रिलेशन से अगर आप देखें तो यहां से म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा E/H के ऐसा। और वास्तव में एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब हो रही है? एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही है ये E2 माइनस E1 के इक्वल है। तो इसी रिलेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? इसी रिलेशन को हम लिख सकते हैं E2 माइनस E1/H ऐसा। यानी अगर रिलेशन यहां पे हम देख लें एक बार तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा E2 माइनस E1/H। इस रिलेशन की सहायता से हम इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी को यहां से कैलकुलेट करते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कैसे लिखते हैं? म्यू इज इक्वल टू डेल्टा E/H। ये हो सकता है डेल्टा म्यू यहां आप लिखना चाहें तो डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 के बराबर है। तो ये रिलेशन है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? जिसकी सहायता से हम इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी या उसकी आवृत्ति को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसके 4 या 5 पॉइंट्स हैं। इन 5 पॉइंट की सहायता से जितने भी कमियां रदरफोर्ड की थी उन सारी कमियों को इसने बताया है। 2 कमियां मुख्य रूप से थी, इन्हीं 2 कमियों के ऊपर इसका पूरा का पूरा थ्योरी जो है या जो मॉडल है ये इस पे निर्धारित है। जो भी चीजें यहां बताई जा रही हैं वास्तव में ये सब कुछ प्लांक के नियम के अनुसार बताई जा रही है। प्लांक का जो सिद्धांत था उसी पर सब कुछ बेस्ड है, तो उसके अनुसार यहां पे बताया जा रहा है। तो ये यहां पर आपका बोर का परमाणु मॉडल खत्म हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये परमाणु मॉडल में भी कुछ कमियां हैं, खुद इसमें भी कमी है। 2 मेन इसमें भी कमी है, उन कमियों को भी देखें, क्योंकि अक्सर जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो कहता है कि बोर का परमाणु मॉडल लिखें या बताएं, साथ ही साथ इसकी कमियां भी बताएं। ऐसे ही जब रदरफोर्ड का पूछता है तो रदरफोर्ड वाले क्वेश्चन में यही करता है, कहता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बताएं तथा साथ ही साथ उसकी कमियों की भी व्याख्या करें। तो इसीलिए कमियां जानना भी जरूरी है, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं ये जानना भी यहाँ बहुत जरूरी है। देखिए क्या क्या इसकी कमियां हैं। 2 मेन कमी है इसमें भी। पहली कमी देखिए क्या है इसमें। जो पहली कमी है वो ये है, देखिए जो पहली कमी है, जो पहला ड्रॉबैक है, पहली कमी ये है कि ये केवल ऐसे परमाणु की व्याख्या कर पाएगा, ऐसे परमाणु की व्याख्या या एक्सप्लेन कर पाएगा ऐसे परमाणुओं को जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी भाई? 1 होगी। ये सबसे बड़ी कमी है भाई इसकी। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से ज्यादा हुआ तो फिर से ये बोर का परमाणु मॉडल जो है व्याख्या नहीं कर पा रहा है। यानी कहने का मतलब किसका कर पा रहा है? कहने का मतलब है हाइड्रोजन का कर पाएगा। और किसका कर पाएगा? कह रहा है भाई हीलियम का कर पाएगा, लेकिन कब? जब हीलियम पे 1 चार्ज लगाएंगे आप। कह रहा है लिथियम का भी कर पाएगा, लेकिन लिथियम के 3 इलेक्ट्रॉन की व्याख्या नहीं कर पाएगा। हाँ, कब कर पाएगा? जब कंडीशन ऐसी हो जाएगी। यानी ये जो मॉडल है केवल उन्हीं एटम की स्ट्रक्चर या उन्हीं एटम की संरचना बता पाएगा जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने के बराबर आएगी? जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगी।
अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या एक से ज्यादा है तो ये फिर से परमाणु मॉडल जो है उसकी व्याख्या या उस परमाणु को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। ये पहली बात है। दूसरी क्या कमी है इसकी? दूसरी ये कमी है कि एक प्रभाव है जिसे हम आगे देखेंगे आने वाले चैप्टर्स में, उसको हम कहते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। ऐसा हिंदी अगर लिखना चाहते हैं तो ज़ीमान प्रभाव कहते हैं। ये आगे वाले चैप्टर्स में आपको हम बताएंगे। अभी बस यहां देखिए कि ये एक प्रभाव है, इफेक्ट है जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है। चुंबकीय प्रभाव है, चुंबकीय प्रभाव। परमाणु के स्पेक्ट्रम पर जब कोई भी परमाणु को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसका जो स्पेक्ट्रम होगा उस पर एक प्रभाव ज़ीमैन ने देखा था, उसी को ज़ीमैन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो जो ज़ीमैन इफेक्ट परमाणुओं के ऊपर होता है मैग्नेटिक फील्ड में, इसकी व्याख्या या इसको एक्सप्लेन या इसकी व्याख्या या इसका एक्सप्लेनेशन कि ये प्रभाव क्यों हो रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन, ये एक्सप्लेनेशन भी कौन नहीं कर पा रहा है? ये बोर का परमाणु मॉडल नहीं कर पा रहा है। तो मुख्य रूप से दो कमियां इसमें हैं और दोनों कमी को हमने आपको यहां बताया कि केवल ये व्याख्या कर पाएगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का सिस्टम होगा, और दूसरा कि ज़ीमैन प्रभाव का भी ये व्याख्या करने में असमर्थ है। तो ये दो चीजें हम लिखते हैं कि ये दो चीज की व्याख्या यहां पे ये नहीं कर सकता है। तो ये हमारा बोर का परमाणु मॉडल है। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी हम यहाँ देख लेते हैं, और वो है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगर उसको भी देख लेंगे तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस पर न्यूमेरिकल्स भी एग्जामिनेशंस में आते हैं और एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप थोड़ा समझेंगे तो आसानी से हम लोग इसको यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्या टॉपिक है? अगला जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वो है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही आता है कि भाई सिद्धांत किसके लिए दिया जा रहा है, किस चीज के लिए बताया गया है। तो पहली बात जो ध्यान में रखने वाली है कि ये जो सिद्धांत है ये किसके लिए है? तो ये सिद्धांत दिया गया है अति सूक्ष्म गतिशील कण के लिए। ऐसा, तो ये सिद्धांत किसके लिए भाई? ये सिद्धांत हमेशा ध्यान रखिएगा अति सूक्ष्म गतिशील कण के लिए है। और परमाणु में कौन अति सूक्ष्म गतिशील है? ये कहने की आवश्यकता है क्या कि परमाणु में मूविंग कौन है? हम सभी जान रहे हैं परमाणु में मूविंग कौन है भाई? कौन है? इलेक्ट्रॉन है। और कौन है? यानी ये जो सिद्धांत है किसके लिए दिया जा रहा है? इलेक्ट्रॉन के लिए दिया जा रहा है। इनडायरेक्टली किसके लिए कहा जा रहा है? इलेक्ट्रॉन के लिए कहा जा रहा है। यानी जो भी बात हम यहां बताएंगे वो सब किसके लिए होगा? इलेक्ट्रॉन के लिए होगा। तो क्या बताया जा रहा है? तो कह रहा है, ये हाइजेनबर्ग बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अगर कोई अति सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटा, बहुत ही माइन्यूट, अति सूक्ष्म हो, अति सूक्ष्म और गतिशील कण है जिसमें गति हो। गतिशील का मतलब जो मूविंग हो, गतिशील कण है। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं भाई देखिए, अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो उसकी दो चीजें, क्या क्या कह रहे हैं? उसके वेग और उसकी स्थिति। अगर ये दोनों चीजें आप हमसे एक बार में पूछेंगे तो उसका निर्धारण करना असंभव है।
अगर कोई भी मूविंग पार्टिकल है, मूविंग पार्टिकल ऐसा, इलेक्ट्रॉन ही है ऐसा, और ये मूव कर रहा है, और एक बार में आप हमसे कहें कि भाई इसका पोजीशन बता दीजिए और साथ ही साथ क्या करिए, इसका वेग भी बता दीजिए, तो एक ही टाइम पर, एक ही समय पर इन दोनों चीजों को बताना असंभव है। क्यों असंभव है? अगर आप जैसे इसका वेग बताएंगे वैसे उसी टाइम पर इसकी पोजीशन चेंज कर जाएगी। क्यों चेंज कर जाएगी? एक तो ये बहुत माइन्यूट है और दूसरा क्या है भाई, मूविंग है। दूसरी बात, जैसे ही आप इसकी स्थिति बताएंगे, इसका मूवमेंट सर्कुलर पाथ पर है, तो क्या हो जाएगा, इसका वेग चेंज हो जाएगा। तो ये बात है कौन बता रहा है, हाइजेनबर्ग कह रहा है। तो 2 लाइन का डेफिनेशन इसका है, और वो 2 लाइन की डेफिनेशन क्या है कि किसी भी अतिसूक्ष्म गतिशील कण का वेग और स्थिति का निर्धारण एक साथ एक समय पर करना असंभव है। एक साथ आप इन दोनों चीजों को सही रूप से नहीं बता सकते हैं। फिर इसने क्या कहा, फिर इसने एक एक्सप्रेशन दिया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया कि आप इसको, इन चीजों को जो है किस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसने क्या बताया, तो इसने कहा, देखिए भाई, कहा इसने कि देखो अगर मान लेते हैं हम जो है डेल्टा पी संवेग है, एंड डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स इसका स्थिति की अनिश्चितता है। कहा कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है ये बराबर या ग्रेटर देन होता है h/2π के, ये रिलेशन दिया, 4π, नॉट 2π, 4π, सॉरी, h/4π के एक रिलेशन ये दिया। ऐसा देख रहे थे क्या क्या है, इसने रिलेशन बताया कि भाई डेल्टा पी क्या है, तो डेल्टा पी बताया इसने, ये क्या है, ये है संवेग में अनिश्चितता, कितनी अनसर्टेनिटी संवेग में है, ये इसको बताएगा। डेल्टा एक्स क्या बता रहा है, डेल्टा एक्स बता रहा है स्थिति में, ये क्या बता रहा है भाई, स्थिति में अनिश्चितता को, ये स्थिति में अनिश्चितता को बता रहा है ऐसा। और एच क्या है, एच जो है इसको कहते हैं प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, ये प्लांक नियतांक है, एंड 4π कांस्टेंट है। तो इसने बताया कि भाई देखिए इस रिलेशन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इस रिलेशन की सहायता से हम बता सकते हैं ये जो चीजें हम यहाँ पे बोल रहे हैं। क्या है रिलेशन, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल और ग्रेटर देन h/4π। और यहाँ पर मैंने बताया कि h क्या है, संवेग में अनिश्चितता है, x क्या है, स्थिति में अनिश्चितता है, और h क्या है आपका, प्लांक कांस्टेंट है। अब होता क्या है कि डेफिनेशन तो बहुत कम आते हैं इस पे, लेकिन हाँ इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स हम कैसे लगा सकते हैं, तो उसको देखने के लिए हम 1-2 प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस करने से हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो है हम इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। तो न्यूमेरिकल्स हम 1-2 यहाँ पे करने जा रहे हैं और उसको देखते हैं किस तरीके से हो सकता है। तो जब देख लेते हैं, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं कि क्या हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति में, एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा, बस आप फार्मूला याद रखिएगा। इस फार्मूले को अगर आप ध्यान में थोड़ा सा रखेंगे तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। सारे चैप्टर्स यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे, ये बिल्कुल आपके जो रेगुलर क्लासेस चलती हैं बिल्कुल उसी तरह से पढ़ाया जाएगा। और क्वेश्चन लिख लीजिए पहले इसका, एक क्वेश्चन कल के सॉल्व करके देख रहे हैं, हमने वहाँ पे हटाया नहीं है, तो इसी फार्मूले का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति की अनिश्चितता कितना बता रहा है, कह रहा है 0.01 नैनोमीटर है। ये क्वेश्चन कह रहा है इस इलेक्ट्रॉन के, कह रहा है इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस इलेक्ट्रॉन
के वेग में अनिश्चितता, इस इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता की गणना करें, अनिश्चितता की गणना करें, ये कह रहा है क्वेश्चन। अब देखिए बहुत ही सिंपल सी बात कह रहा है कि भाई आपको स्थिति की अनिश्चितता दे रहा है। तो देखिए स्थिति, देखिए यहाँ पे इस फार्मूले को ध्यान दीजिए, देखिए स्थिति की अनिश्चितता दे रही है। और साथ ही साथ क्वेश्चन में एक और देगा चीज आपको, h की वैल्यू भी यहाँ पे दे रहा होगा। तो h की वैल्यू भी दे रहा, प्लांक कांस्टेंट दे रहा है। h इज इक्वल टू, ये कह रहा है कि 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये वैल्यू भी दे रही है। कह रहा है ये वैल्यू भी दे रहा है, और साथ ही साथ क्या कह रहा है, साथ ही साथ m भी दे रहा है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी दे रहा है। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, m। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दे रहा है 9.10 इंटू 10 टू पावर कितना दे रहा है, 10 टू पावर दे रहा है -31 किलोग्राम, ऐसा। तो ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे ये दे रहे हैं, और आपसे क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं क्या गणना करने के लिए, इलेक्ट्रॉन की वेग, आपसे कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन का वेग। इलेक्ट्रॉन का वेग कैसे दिखाते हैं, v, ये क्वेश्चन मार्क है, ऐसा। तो अब देखिए क्या है, आपके पास ये संवेग है, यहां देखिए आपके पास संवेग है, और पूछा क्या जा रहा है, वेग पूछा जा रहा है। तो वेग और संवेग में आपको रिलेशन पता होना चाहिए, क्या रिलेशन है, तो संवेग बराबर क्या होता है, संवेग अगर हम डेल्टा p लिखें तो ये बराबर होता है m इंटू वी के। m क्या है, मास है, किसका मास, इलेक्ट्रॉन का, और v क्या है, वेग है। अगर आप इस वैल्यू को इस फार्मूले में रख लेंगे तो क्या होगा, यहां पर आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल वैसे लिखेंगे कि हाइजेनबर्ग के अनुसार, हाइजेनबर्ग के अनुसार लिखेंगे ना भाई, किसके अनुसार आप ये रिलेशन लिख रहे हैं, तो देखिए क्या है, डेल्टा p इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हो सकता है क्या चीज, h/4π, ये रिलेशन है। अब देखिए h की जगह पे आप क्या कर दीजिए, m इंटू वी कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू वी ऐसा इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/4π हो जाएगा, ऐसा। और क्या निकालना है, क्या आपको v निकालना है, इसको हटा रहे हैं यहां से। देखिए क्या करना है आपको निकालना है v, यहां फिर से मैं एक बार लिख दे रहा हूं, m इंटू वी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हमने लिखा है h/4π, ऐसा। आपको v निकालना है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहां से v इज, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर आ जाएगा और इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका h अपॉन क्या क्या चीजें आ जाएंगी, इधर आपकी आ जाएंगे v है, तो m इंटू डेल एक्स इंटू 4 इंटू पाई, ऐसा। वैल्यू सारी आपको रखनी है। देखिए यहाँ पर h का मान आपको पता है, देखिए h का मान यहाँ पे दिया हुआ है, m की वैल्यू देखिए दिया है, देखिए यहाँ पे m की वैल्यू दिया हुआ है, डेल्टा x यहाँ देखिए डेल्टा x जो है, अब ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो है जूल सेकंड में है, ये किलोग्राम में है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये नैनोमीटर में है, ऐसा। तो आपको इसे चेंज किस में करना पड़ेगा, मीटर में करना पड़ेगा, यानी एक थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर एक मिनट में यहाँ पे चेंज करके दिखा देता हूँ। स्थिति की जो अनिश्चितता है, स्थिति की अनिश्चितता जिसे हम डेल्टा एक्स लिख रहे हैं, वो कह रहा है कितना है, वो है 0.01 नैनोमीटर के, ऐसा। इस नैनोमीटर को चेंज करना पड़ेगा मीटर में, तो कैसे होगा, तो 0.01 एक नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर के, ऐसा। और अगर ये डेसिमल आप हटाते हैं, देखिए यहाँ पे, तो 2 0 नीचे आ जाएगा और ये 2 0 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी 1 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻2 मीटर में।
और ये हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 11 मीटर। ऐसा यानी जो डेल्टा एक्स की वैल्यू आप रखिएगा वो कितना रखिएगा भाई, जो डेल्टा एक्स की वैल्यू आप रखेंगे वो रखेंगे कितना, -11। तो अगर आपने ऐसा किया तो अब आपके जो है सारी चीज़ें निकल जाएंगी। तो डेल्टा एच आप यहाँ से कर लीजिएगा आराम से, यहाँ से लिख लीजिएगा। एम जो है आपको यहाँ दिया हुआ है, इन्होंने एक बार लिख के दे देंगे, लिख देंगे यहाँ पे। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। मैं यहाँ पे एक बार फार्मूले में सब चीज़ें लिख देता हूँ, बस आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिए, मैं आंसर भी लिख दूंगा यहाँ पे कि आंसर क्या आ रहा है। देखिए यहाँ पे आपको v निकालना है। h का मान कितना दिया है, h का मान दिया है 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, ये h का मान है, ये h का मान दिया हुआ है। m का मान कितना दिया है, m का मान दिया है 9.10 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 दिया हुआ है। ऐसा इसके बाद देखिए क्या है, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स देखिए मैंने यहाँ बताया आपको, डेल्टा एक्स की वैल्यू है 10 टू पावर माइनस 11। ऐसा फिर देखिए क्या बचा है, फिर है आपका कहाँ गया 4 पाई। 4 पाई का मतलब हो गया 4 इंटू 22/7 या 3.14, 3.14 में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ऐसा तो ये कैलकुलेशन करना होगा। इस कैलकुलेशन को आप करेंगे तो इसका जो आंसर आ रहा है v का मान आ रहा है 5.8 इंटू 10 टू पावर 6। इसका वैल्यू आ रहा है कैलकुलेट करने पे 5.8 10 टू पावर 6। वेलोसिटी की यूनिट क्या है, तो ये है मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर मीटर पर सेकेंड आप यहाँ पे लिख देंगे। तो ऐसा, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा, ये इसका आंसर आएगा। ऐसा तो ऐसे छोटे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए इस पे। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में। अनिश्चितता का सिद्धांत लिखना बहुत कम आता है, जब भी आते हैं तो इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जामिनेशंस में। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस हम देख सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन और बचेंगे, उसकी प्रैक्टिस हम अगले सेशन में करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो 1-2 और भी रूल्स बचे हुए हैं उनको भी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में। तो जो भी अगली क्लास रहेगी कुछ न्यूमेरिकल के साथ होगी, और तब तक के लिए हम आप लोग इस पर और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।